everyone, you are most welcome to my channel Legal Ink. And our this video is related to jurisprudence, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जॉन ऑस्टिन की कमांड थ्योरी. सो लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ जॉन ऑस्टिन. जॉन ऑस्टिन ने अपनी लाइफ में क्या क्या किया. सो ही वॉज बॉर्न इन 1790. 5 साल जॉन ऑस्टिन आर्मी में रहे. 1826 में उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जिसमें वो जूरिस्प्रूडेंस के पहले लेक्चरार बने. और इसके बाद 1832 में जॉन ऑस्टिन ने अपनी एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम था द प्रोविंसी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, एंड ही डाइड इन 1859. तो जॉन ऑस्टिन ने क्या थ्योरी दी लॉ की. What was the theory of John Austin? So John Austin gave the theory of command. जॉन ऑस्टिन ने सबसे पहले बात की एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटी की, जिसमें एक ह्यूमन सुपीरियर होता है जिसे हम सॉवरेन कहते हैं या संप्रभु राज्य कहते हैं, और बाकी के लोग या बाकी के सभी लोग सॉवरेन के इंस्ट्रक्शंस को हैबिचुअली ओबे करते हैं. सो ही सेड दैट law is a rule laid down for the intelligent being by an intelligent being having power over him. तो यहाँ ऑस्टिन का कहना है कि लॉ एक रूल है जिसे एक इंटेलिजेंट बीइंग ने बनाया है, जिसके पास पावर है रूल बनाने की दूसरे इंटेलिजेंट बीइंग्स के लिए जो उस रूल को फॉलो करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी, लॉ इज़ अ कमांड. अब ऑस्टिन के अकॉर्डिंग कमांड दो तरह की होती है, एक जनरल कमांड और एक पर्टिकुलर कमांड. तो जनरल कमांड आर इशूड फॉर द गाइडेंस ऑफ अ होल कम्युनिटी, यानी कि जनरल कमांड्स पूरी सोसाइटी या पूरी कम्युनिटी के लिए होती है, जबकि पर्टिकुलर कमांड सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कम्युनिटी के लिए होती है या इशू की जाती है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए. एंड अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन सिर्फ जनरल कमांड्स ही लॉ कहलाती हैं. तो ऑस्टिन ने कहा कि कमांड दो तरह की होती है, एक जनरल कमांड, एक पर्टिकुलर कमांड, और ऑस्टिन सिर्फ जनरल कमांड्स को ही लॉ मानते हैं. सो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन कमांड्स मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट को लॉ नहीं कहा जा सकता, आदेश को लॉ कहते हैं, और आदेश या कमांड देने के लिए एक सुपीरियर अथॉरिटी होनी चाहिए. सुपीरियर अथॉरिटी को फॉलो करने वाले उससे इन्फीरियर होने चाहिए. तो सुपीरियर का मतलब है कि सुपीरियर पर्सन जो कमांड देता है उसके पास इतनी पावर हो कि अगर उसकी कमांड ओबे ना करे कोई तो वो इन्फीरियर पर्सन को पनिशमेंट दे सके. अब एक एग्ज़ाम्पल से समझे तो जैसे कि टीचर्स और पेरेंट्स भी कमांड देते हैं चिल्ड्रंस को, लेकिन टीचर और पेरेंट्स की कमांड को हम लॉ नहीं कह सकते. एक और एग्ज़ाम्पल ले तो जैसे कि कोई बैंक रॉबरर क्लर्क को सारे पैसे देने के लिए कहता है, तो ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो गई. इसीलिए कई फिलोसोफर्स ने ऑस्टिन की थ्योरी को गनमैन थ्योरी भी कहा है. लेकिन ऑस्टिन का कहना है कि कमांड सिर्फ सॉवरेन से इमिनेट होनी चाहिए, और बैंक रॉबरर या चिल्ड्रन या टीचर के केस में बैंक रॉबरर या चिल्ड्रन या टीचर सॉवरेन नहीं है. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ऑस्टिन थ्योरी इज़ पॉलिटिकल सॉवरेन, यानी कि कोई पॉलिटिकली सुपीरियर अथॉरिटी होनी चाहिए लॉ बनाने के लिए. पॉलिटिकल सुपीरियर मींस कोई पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या ऐसी कोई भी सुपीरियर अथॉरिटी जिसके पास पावर हो कमांड देने की, और जिन लोगों के लिए सुपीरियर अथॉरिटी कमांड दे वो उसे हैबिचुअली ओबे करते हों. और अगर कोई सुपीरियर अथॉरिटी के दिए आदेश को फॉलो ना करे तो सुपीरियर अथॉरिटी के पास उसको डिसओबीडियंस करने के लिए पनिश करने की पावर हो, जैसे आज के टाइम में गवर्नमेंट है. सो द परफेक्ट ओबीडियंस इज़ नीदर feasible नॉर नेसेसरी बिकॉज disobedience इज़ बाउंड टू बी देयर.
तो लॉज बनाए जाते हैं लेकिन उनका डिसओबीडियंस भी होता है, जैसे मर्डर या रेप के लॉज है, इनमें कैपिटल पनिशमेंट का लॉ है लेकिन फिर भी इस तरीके के क्राइम्स होते हैं। और लास्ट पॉइंट है ऑस्टिन की थ्योरी का, सैंक्शंस। तो ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉज को फॉलो या ओबे करने के लिए सैंक्शंस होने ज़रूरी है, यानी कि कोई किसी लॉ का वायलेशन करता है तो वो लायबल कहलाएगा या लायबल होगा किसी पेनल्टी या पनिशमेंट के लिए। सो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, सॉवरेन के आदेश को पूरा या एनफोर्स करने के लिए सैंक्शंस या पनिशमेंट्स होनी ज़रूरी है, फिर चाहे वो पनिशमेंट्स जस्ट हो या अनजस्ट हो। सो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, सैंक्शंस आर लॉजिकल पार्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लॉ, दे आर इन्फ्लिक्टेड फॉर वायलेशंस ऑफ लॉ। क्योंकि अगर किसी को पनिशमेंट या पेनल्टी का फियर ही नहीं होगा तो कोई भी क्राइम करने से या किसी लॉ को ब्रेक करने से नहीं डरेगा। सो लेट्स सी द क्रिटिसिज्म ऑफ ऑस्टिन्स थ्योरी। तो इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म भी हम पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज लैक ऑफ मॉरल एंड एथिकल कंटेंट। तो ऑस्टिन की कमांड थ्योरी मॉरल और एथिकल कंटेंट को इग्नोर करती है, क्योंकि मॉरल और एथिक्स हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, तो लॉज को मॉरल और एथिक्स के बेसिस पर ही टेस्ट किया जाना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें कैसे लॉज चाहिए। लेकिन पॉजिटिव थ्योरी सिर्फ सॉवरेन की दी हुई कमांड की बात करती है, फिर चाहे सॉवरेन का आदेश जस्ट हो या अनजस्ट हो, वो फॉलो करना ही पड़ता है अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट थ्योरी। द नेक्स्ट इज custom laws, international laws, constitutional law in England do not fit into positive theory. ऑस्टिन की कमांड थ्योरी के अकॉर्डिंग कस्टम लॉज नहीं होते, इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं मानते ऑस्टिन, लेकिन कस्टम्स को या इंटरनेशनल लॉ को सभी हैबिचुअली ओबे करते हैं, वो भी विदाउट द फियर ऑफ एनी सैंक्शन और punishment. The third criticism is power conferring rules. अब कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ पावर देते हैं, उसमें कहीं वायलेशन का कोई डर नहीं होता या कोई आदेश नहीं होता, उसमें कोई कमांड नहीं होती, जैसे डिक्लेरेटरी लॉज हैं, फॉर एग्जांपल राइट टू वोट या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इन सब रूल्स में ना कोई कमांड है, ना कोई सॉवरेन है, ना ही सैंक्शन है। तो ऐसे डिक्लेरेटरी लॉज के बारे में भी ऑस्टिन की थ्योरी फेल हो जाती है। द फोर्थ पॉइंट इज कमांड सजेस्ट अ पर्सनल कमांडर। क्योंकि मॉडर्न टाइम में लॉ मेकिंग प्रोसेस इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है तो एक कमांडर का होना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट इज एक्सटिंक्शन ऑफ द लॉ मेकर। अब इसका मतलब क्या है, लॉ कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर द एक्सटिंक्शन ऑफ द लॉ गिवर। तो सॉवरेन या सुपीरियर अथॉरिटी तो चेंज हो जाती है, जैसे हमारी गवर्नमेंट्स चेंज हो जाती है, तो जो अर्लियर गवर्नमेंट के बनाए लॉज हैं उसके एक्सटिंक्ट होने के बाद भी वो लॉज रहते हैं, लेकिन तब तक ही रहते हैं जब तक नेक्स्ट गवर्नमेंट उनको रिपील नहीं करती। तो ऐसे केसेस में सॉवरेन जो लॉ मेकर है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो यहाँ भी ऑस्टिन की कमांड थ्योरी प्रॉपरली अप्लाई नहीं की जा सकती मॉडर्न टाइम में। तो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है जुडिशियल डिसीजंस डू नॉट फिट इनटू पॉजिटिविस्ट थ्योरी। तो ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी के अकॉर्डिंग जुडिशियल डिसीजंस या प्रेसिडेंट्स जिन्हें हम कहते हैं उनको भी लॉ नहीं कहा जा सकता, जबकि मोस्ट ऑफ द इंग्लिश लॉ जुडिशियल डिसीजंस पर ही बेस्ड है। द सेवेंथ point is identifies the sovereign before he issues the command. तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन लॉ बनाने से पहले सॉवरेन होना ज़रूरी है, किसी सुपीरियर अथॉरिटी का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ गिवन बाय पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ इंडिया। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाया और खुद पर ही अप्लाई किया। तो यहाँ पर भी
पूरी तरीके से ऑस्टिन थ्योरी काम नहीं करती। द 8th पॉइंट इज बेसिक रूल्स नॉट क्रिएटेड बाय सॉवरेन। जो बेसिक रूल्स हैं जैसे जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस या मॉरल्स या एथिक्स, जिन्हें हम लॉ अप्लाई करते वक्त माइंड में रखते हैं, उनको कोई सुपीरियर अथॉरिटी या सॉवरेन नहीं बनाता। सो हियर अगेन ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ कमांड फेल्स। तो इसके बाद है स्टैट्यूट्स पास ड्यू टू रीजंस अदर देन सॉवरेन विल। कई बार सॉवरेन या गवर्नमेंट की विल या गवर्नमेंट की पावर से लॉज नहीं बनते, कुछ इंटरेस्टेड ग्रुप्स की लॉबिंग से भी लॉ बनते हैं। जैसे मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स का लॉ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की अमेंडमेंट भी अन्ना हज़ारे की स्ट्राइक की वजह से ही रुकी थी। सो लास्ट पॉइंट इज sanctions logically not must. So according to ऑस्टिन लॉ थ्योरी, लॉ को अप्लाई करने के लिए किसी तरह की सैंक्शन या पनिशमेंट होनी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि मोस्टली पीपल लॉ फॉलो करते हैं। जो लोग रूल्स को डिसोबे करते हैं वो माइनॉरिटी में है। सिर्फ उनको गाइड करने के लिए पनिशमेंट या पेनल्टीज इम्पोज करनी पड़ती है, अदरवाइज बाकी लोग सिविलाइज्ड होते हैं और लॉ को फॉलो करते हैं वो लोग। और अगर एक और पॉइंट देखा जाए तो इंटरनेशनल लॉ में भी ज़्यादा सैंक्शंस नहीं होते, उन्हें भी सारी कंट्रीज़ अपने आप से ही फॉलो करते हैं विदाउट एनी सैंक्शंस। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द ऑस्टिन थ्योरी ऑफ कमांड। क्रक्स इस थ्योरी के हैं 3 पॉइंट्स याद रखना आप: कमांड, सॉवरेन एंड सैंक्शन। CSS, कमांड, सॉवरेन, सैंक्शन। एंड होप आपको ये थ्योरी समझ में आई हो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।